नहीं दूर अकेले पानी है बोतल के पास। पैर ना अभी तक सही नहीं हुआ, कल से तो बेटर है पैर। या मेरे को लगता है आज सुबह जूते पहन लिए थे ना, तब शायद ऐसा लग रहा है। अरे चल लेके आता हूँ, चार्जर रह गया, डिवाइस बंद हो जाएगा। एक मिनट रुकेगा अभी, अपने 1 मिनट में क्लास चालू करते हैं जस्ट। जो भी है क्लास कर ओके। जी हर्ष, कुछ कह रहे हैं आप? क्लास चालू करते हैं, किसी को भी ऑडियो या वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, फिर अपने क्लास शुरू करते हैं। ओके चलो ठीक है। मुझे ना एक छोटा सा आपको बेरेक्ट को लेकर कुछ बताना है। एक मिनट मेरा ना स्क्रीन खोल लूँ, आपके लिए वो जरूरी है जानना। एक बार ना आप सबके पास ऑब्वियस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बेरेक्ट तो है ही है, एक बार सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की ना बेरेक्ट ओपन करिएगा। सेक्शन 45 से 54 जो अपने पढ़ रहे हैं ना, उस पर बात करते हैं। अपने ने जब कल क्लास की थी तब अपने ने कहा था भाई शायद 2 क्लास हो चुकी हैं अपनी। हाँ 2 ही हो, 2 या 1 क्लास जो भी इस टॉपिक की हो चुकी है देख लेना। ठीक है, अपने ने ये बात की थी भाई 45 से 54 अनपेड सेलर की राइट के बारे में बात करता है, जिसमें अपने ने, अगर मैं बात करूं भाई क्या क्या राइट है, सेक्शन नंबर एक बार हटा देते हैं, क्या क्या राइट है, तो हमने एक छोटी सी ट्रिक की कि साहब LSD, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ रीसेल, सॉरी राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट, फिर रीसेल, एस से रीसेल, और विद होल्ड डिलीवरी, विद होल्ड डिलीवरी। अब ध्यान देना, क्योंकि यहां पर जो आपको 45 से 54 है, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है और कौन सा सेक्शन किस हिसाब से पढ़ना है। अगर 45 46 की बात करें तो 45 46 वो एरिया है जो आपको ये बताता है कि भाई एक अनपेड सेलर कौन है और उसकी राइट्स क्या है। ये एक तरह से आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन बोल सकते हो आप, कि भाई अनपेड सेलर कौन होगा और उसकी राइट्स कहां बताई गई हैं 46 में। तो आपसे कभी भी ये पूछ लिया जाए कि भाई कौन सा सेक्शन अनपेड सेलर को डिफाइन करता है, 45 सबसेक्शन 1। कौन सा सेक्शन राइट्स बताता है, 46। अब उसके बाद ध्यान रखना, आपका चालू होता है राइट ऑफ लीन।
राइट ऑफ लीन की अगर अपने ऊपर बात करें, आप डायरेक्ट एक बार ओपन कर लेना प्लीज। 47, 48, 49 ध्यान दे देना। 47, 48 और 49 ये तीन राइट ऑफ लीन की बात करते हैं। स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी तीन ही है, जैसे तीन है ये, स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी तीन ही है, 50, 51 और 52। दोबारा बोल रहा हूं, राइट ऑफ लीन के तीन सेक्शन है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट के भी तीन सेक्शन है। इंट्रोडक्शन हो गया, अब कौन से सेक्शन बचे? दो सेक्शन, 53, 54। ये जो आपका दो आगे का टॉपिक है ना 55, और ये सब आप बोलोगे सर ये राइट ऑफ रीसेल विद होल्ड डिलीवरी तो अपने पढ़ा ही नहीं, इसके बारे में मतलब मैं अपना जो एरिया है उसमें कुछ इतना बताया नहीं गया, बीच बीच में छोटा मोटा टॉपिक है वो मैं आपको वैसे ही लिखवा दूंगा कि रीसेल क्या है, विद होल्ड डिलीवरी क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो सब, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रिसाइजली कोई सेक्शन नंबर, पर्टिकुलरली कोई सेक्शन नंबर उसका नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे पहली बात तो ये दो इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद दो सेक्शन है आपके, एक है सेक्शन 53 और एक है सेक्शन 54, जिसकी वजह से मैं आपको ये पूरी कहानी बता रहा हूं। ये वो सेक्शन है जो सिंपल नहीं है कि मैं आपको बोलता हूं कि हाँ ये इन्हीं में से किसी का है, ये है तो इस टॉपिक के स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के, पर उसके इफेक्ट की बात करते हैं कि भाई सपोज बायर ने चीज आगे बेच दी तब क्या होगा, ये कर दिया तब क्या होगा, प्लेज कर दी तब क्या होगा, वो ऐसी ऐसी करके पर्टिकुलर बातें हैं, बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन की बातें हैं। सेक्शन 53, सेक्शन 54 आप तभी पढ़ोगे, मतलब आप लोग जब याद करने बैठोगे तभी याद करोगे जब आप इसको इसको और इसको खत्म कर चुके, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है, कब होता है, आप इसको नहीं पढ़ पाओगे, आप कंफ्यूज रहोगे कि यार आप इसको समझ ही नहीं पाओगे कि यार ये भूल क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है। हालांकि मैं आपको समझा दूंगा, बट आपके कमांड के पर्पज से मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, तो अब आप ध्यान रख लो, इसको मार्क कर लो कि भैया अनपेड सेलर के जो सेक्शन है सेक्शन 45 से 54 है। 45, 46 इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, मतलब जो बेसिक बात है कि अनपेड सेलर कौन है, अनपेड सेलर की राइट्स क्या है, ओके। तीन सेक्शन उसके बाद है जो राइट ऑफ लीन के हैं, 47, 48, 49। फिर अगले तीन सेक्शन है जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट के हैं। ये हो गया 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, बस। अब आप पहले इसी को करोगे अच्छे से, जब आप याद करने बैठोगे, जब तक ये नहीं होगा आप आगे नहीं जाओगे। फिर उसके बाद 53 करोगे, उसके बाद 54 करोगे, चलो 55 वाला तो है, केस किन किन चीजों के लिए फाइल कर सकते हो वो अपने आगे पढ़ लें, ठीक है। किसी को कोई भी सवाल, किसी को कोई भी डाउट, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर अपने क्लास चालू करते हैं। किसी का कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है? क्लियर है? चालू कर दें, चलो भाई अब आ जाओ टॉपिक के ऊपर। सो पिछली क्लास में अपने ने राइट ऑफ लीन चालू किया था ना, तो पहले एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि राइट ऑफ लीन अपने टॉपिक अभी पढ़ेंगे। तो पहली बात तो अपने को ये तो पता लग ही गया कि भैया राइट ऑफ लीन के सेक्शन नंबर कहां से कहां तक हैं, 47, 48 और 49, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, 47, 49। अब आते हैं कल वाली क्लास। कल अपने ने क्या पढ़ा? कल हमने ये पढ़ा था कि भैया अनपेड सेलर के क्या क्या अधिकार होते हैं, हमने बता दिया भैया ये अधिकार होते हैं, उसमें हमने एक अधिकार उठाया, राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन की सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल पॉइंट क्या बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट राइट ऑफ लीन होने के लिए पोजेशन होनी चाहिए, प्राइस कहां से, कब्जा होना चाहिए उसके पास। हाँ, पोजेशन ऑफ गुड सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर कल अपने ने बहुत एग्जांपल भी किए, हर तरह से अपने ने बात की कि भैया अगर उसके पास लॉफुल पोजेशन है उस चीज की तो उसके पास राइट ऑफ लीन है। जिसके अंदर हमसे ये पूछा गया भैया राइट ऑफ लीन, वो सेक्शन 47 बोलता है राइट ऑफ लीन क्या है वो नहीं बताया गया, राइट ऑफ लीन कब हो सकता है वो सेक्शन 47 ने बताया, जिसमें हमारे पास सिंपल सी ट्रिक है सीसीआई। एक कि भैया अगर गुड्स उधार पे बेचे थे और जो टाइम फिक्स था उधार का उस तक उसने पैसा नहीं पे किया। फिर तीसरा कंडीशन, सेलर के पास ही पोजेशन है, तब राइट ऑफ लीन है। दूसरा, गुड्स बिना उधार के बेचे थे, उसने उधार की कोई बात ही नहीं की हुई, सेलर बायर पैसा नहीं दे रहा है, सेलर के पास पोजेशन है। तीसरा, इंसॉल्वेंट। अब ये क्या है, इसमें भी यही कंडीशन है कि भैया बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है और सेलर के पास पोजेशन है गुड्स, बायर मना कर सकता है, तो ये ना, ये हो गया। इस पॉइंट को ध्यान रख लेना।
इसी पॉइंट से आपका राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट निकलेगा, जब अपने आगे बात करेंगे। अब आता है 48 सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि सपोज भाई उसने कुछ, मान लीजिए मैंने आपके साथ 100 किलो गेहूं की बात की थी, और सपोज करिए मैंने आपको 50 किलो गेहूं दे दिए हैं, 50 किलो गेहूं मेरे पास है, तो क्या मैं उस पर राइट ऑफ लीन रख सकता हूँ? रख सकता हूँ। मेरा पैसा नहीं दे रहे हो, जो सामान मेरे पास है मैं उस पर राइट ऑफ लीन रख सकता हूँ। सिंपल सा सेक्शन है, सेक्शन 48। इसके अंदर कुछ इतना मैं बोल दूं कि भाई कोई बहुत मुश्किल है, कुछ ऐसा नहीं, सिंपल सा है कि भैया अगर उसने पार्ट आधा सामान डिलीवर कर दिया है सेलर ने, आधा सामान उसके पास है, तो क्या वो बचे हुए सामान के ऊपर राइट ऑफ लीन रख सकता है? रख सकता है। जिसको आप एक आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स हो चुकी है, बचे हुए सामान पे सेलर राइट ऑफ लीन रख सकता है? रख सकता है। जनरल रूल ये है, रख सकता है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अनलेस मतलब कोई उन्होंने अलग से कोई एग्रीमेंट कर रखा है, कुछ और कर रखा है तो अलग बात है, अदरवाइज एज पर जनरल रूल वो ये कर सकता है। 48 कुछ ऐसा कुछ मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं। आप ये बोल सकते हो कि पार्ट ऑफ गुड्स पर राइट ऑफ लीन हो सकती है, ये 48 बोलता है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब आ जाओ 49, ध्यान देना। राइट ऑफ लीन कब है? सीसीआई। राइट ऑफ लीन कब खत्म होगी? सीपीडब्ल्यूडी। सीपीडब्ल्यूडी। अब ये क्या है? सी कैरियर, नहीं आप कोरियर वगैरह को सामान भेजते हो, कैरियर। पी पोजेशन। डब्ल्यू वेवर, जिसको आप बोल सकते हो कि अपना राइट्स छोड़ देना, सरेंडर कर देना। डी डिक्री। डी डिक्री। अब ध्यान देना यहां पर, पहला कंडीशन जब राइट ऑफ लीन सेलर की खत्म हो जाती है, अगर सेलर ने सामान को ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया, कोरियर पे लगा दिया, ऐसा कुछ कर दिया और उसने अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखी है, मतलब कि क्या कर दिया उसने कि सामान कोरियर पे लगा दिया, वो कोरियर वाला बायर को सामान अपने आप पहुंचा देगा। बायर को कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करनी है, बायर को कोई उसको बिल नहीं दिखाना है, कुछ नहीं दिखाना, सीधा है ये लो भैया तुम जाना इस बंदे को सामान दे देना, कोई ओटीपी चाहिए नहीं चाहिए, ध्यान रखना, कोई ओटीपी चाहिए नहीं चाहिए, कोई बिल दिखाना है नहीं दिखाना। जैसे हमारे पास ऑनलाइन सामान आता है, वो हमसे ओटीपी मांगता है, कभी भी आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजन ऐसे मंगाते हो, वो क्या है? ओटीपी। भैया वो कहता है ओटीपी दो, ओटीपी मतलब सेलर से कंफर्मेशन आती है, सेलर से कंफर्मेशन आती है। ओटीपी का मतलब ये कि सेलर एक ओटीपी भेजता है कि हाँ भैया अगर ये जो बंदा ओटीपी बता रहा है बायर डिलीवरी एजेंट को, तो वो ओटीपी अगर मैच करता है तो सही है, मतलब मेरी कंसेंट है। तो इन शॉर्ट सेलर के पास राइट ऑफ डिस्पोजल होती है। अगर ओटीपी वाला कंडीशन है तो सेलर के पास राइट ऑफ डिस्पोजल है, उसने सामान आपके पास डिलीवर होने तक उसके पास अधिकार था। कैसे? ओटीपी, वो ओटीपी रोक देगा, आपके पास ओटीपी नहीं आएगा तो आप कहां से डिलीवर उसको सामान ले लोगे? ये है मतलब, अगर सेलर ने सामान कोरियर पर लगा दिया और सेलर ने अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखी, ध्यान रख लेना, नहीं रखी, तब, अगर रखी है तो सर तब नहीं राइट ऑफ लीन खत्म हो। क्यों? क्योंकि तब माना जाता है कि अभी भी सेलर के कंट्रोल में है सामान, सेलर के पास उसकी पोजेशन है, एक्चुअल भले ही नहीं है पर यह माना जाता है कि जो कोरियर वाला है वो सेलर के बिहाफ पे पोजेशन रख के बैठा हुआ। दोबारा बोल रहा हूं, अगर सेलर सामान कोरियर पे लगा देता है और उसके पास अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखता है, तब लीन खत्म हो जाएगी। अगर वो अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल रखता है तब लीन खत्म नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं खत्म होता, या फिर जब तक सामान बायर को डिलीवर नहीं होता, तब तक राइट ऑफ लीन खत्म नहीं होगी। अब बात आता है सर राइट ऑफ डिस्पोजल कैसे? राइट ऑफ डिस्पोजल सिंपल सा है कि भाई कोरियर वाले को दे दिया, अभी भी बायर को कुछ कंडीशन फुलफिल करनी है, चाहे तो मान लो उसको बिल दिखाना है, चाहे तो मान लो उसको ओटीपी देना है, कुछ भी ऐसी कंडीशन फुलफिल करनी है। या फिर सेलर कहता है, कोरियर वाले को बोलता है कि जब तुम उसको सामान दोगे ना पहले मुझसे फोन पे बात करो, कोरियर वाले को बोलता है, राइट ऑफ डिस्पोजल है सेलर के पास, तो यहाँ राइट ऑफ लीन खत्म नहीं होगा। पर अगर कोरियर पे लगा रहा है, राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास नहीं रख रहा है, जिसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम लोग पोस्ट ऑफिस से सामान भेजते हैं, नहीं कई बार अपने लेटर भेजे, पोस्ट ऑफिस से अपने कई बार कोरियर भी भेज देते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले कोई ओटीपी नहीं मांगते, सीधा वो कोरियर जाता है, वो कहते हैं हाँ जी भाई साहब आपका कोरियर है, वो उसने किसने भेजा, क्या जी फलानी जगह से है, कोई ओटीपी वोटीपी कुछ नहीं है, वहां राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं होता है। ये है एक। अब ये क्या है? पोजेशन।
अगर बायर के पास या बायर के एजेंट के पास सामान की पोजेशन आ गई, जिस दिन आ गई उसी दिन से सेलर की राइट ऑफ लीन खत्म है, क्योंकि कंडीशन यही है। राइट ऑफ लीन की मेन कंडीशन क्या है? सेलर के पास पोजेशन होनी चाहिए। अगर पोजेशन ही सेलर से खत्म हो गई तो राइट भी खत्म। अब आ जाइए, एक ऐसा आप सेलर ने खुद ही सरेंडर कर दी। अब ये क्या है? सेलर के पास पोजेशन है सामान की, पर सपोज सेलर बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि चाहे मेरे पास सामान है फिर भी मैं राइट ऑफ लीन नहीं यूज करूंगा। इन शॉर्ट, क्या राइट ऑफ लीन वेव की जा सकती है? क्या सेलर अपनी राइट ऑफ लीन सरेंडर कर सकता है? कर सकता है। ये रहा पॉइंट कि सेलर वेव कर दे। सपोज सेलर ने क्या किया, बायर के साथ जब गुड्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, उसी समय उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं राइट ऑफ लीन नहीं यूज करूंगा। आपस में उन्होंने बात कर ली। बायर ने कह दिया कि अगर मैं कल को पैसे ना दे पाया तो ये तो नहीं है तुम मेरे को सामान नहीं दोगे। वो कहता नहीं यार भाई, ऐसी कोई बात नहीं, तो दोस्त है मेरा, अगर तू मेरे को पैसे नहीं भी दे पाएगा तब भी सामान ले जाना। मतलब उसने अपनी राइट ऑफ लीन सरेंडर कर दी, वेव कर दी, तब राइट ऑफ लीन अपने आप खत्म मानी जाएगी। इन शॉर्ट, क्या राइट ऑफ लीन सरेंडर हो सकती है, वेव हो सकती है? हो सकती है। लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, स्टार इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसमें राइट ऑफ लीन सरेंडर नहीं होता है। सेलर और बायर के बीच में केस फाइल होता है। आप किसी से सामान खरीद के आते हो और सामान उसी के पास है। सपोज एग्जांपल, ये बोर्ड आपने मेरे से खरीदा, बोर्ड मेरे ही पास है, आप मेरे को पैसा नहीं दे रहे हो और मेरे पास राइट ऑफ लीन है, मैं आपको सामान नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं भैया जब तक पैसा नहीं तब तक सामान है। आप क्या करते हो, कोर्ट में केस फाइल कर देते हो, या मेरा ही मान लो मैंने ही कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि सर इनको बोलो मेरे को पैसा दे और सामान लेकर जाए। मैं कर सकता हूं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनको बोलो पैसा दे और सामान लेकर जाए। कोर्ट ने फैसला सुना दिया मेरे फेवर में कि आप इनसे पैसा ले लो, इनको सामान दे दो। या अगर आप ऐसा भी बोलो कि आपने मेरे ऊपर केस किया कि सर इनको बोलो सामान दे मेरा, और मैंने कहा कि साहब इनको बोलो पैसा दे दे। कोर्ट ने ये कह दिया कि ठीक है भैया बायर तुम इनको पैसा दोगे, भैया सेलर तुम इनको सामान दो, तब राइट ऑफ लीन खत्म होती है क्या? नहीं होती। कोर्ट ने सिर्फ ये डिक्री पास कर दी है कि बायर सेलर को पैसा देगा या सेलर बायर से वो पैसा ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि राइट ऑफ लीन खत्म हो जाती है। राइट ऑफ लीन सिर्फ तभी खत्म होगी जब बायर उसको पैसा देगा या फिर बायर उसको ऑफर करेगा पैसा देने का। हमने यही तो पढ़ा, हमने राइट ऑफ लीन में एसेंशियल्स क्या क्या पढ़ी थी कि भैया सेलर के पास पोजेशन होनी चाहिए और सेलर राइट ऑफ लीन कब यूज कर सकता है, कब रख सकता है? अगर बायर पैसा नहीं दे रहा है या अगर कंडीशन ऐसी कि उसको ऑफर करना था, ऑफर नहीं करना, बायर हैज नॉट पेड और टेंडर्ड, तो राइट ऑफ लीन सिर्फ तभी खत्म होगी कि या तो बायर ने जो पैसा देना वो पे कर दे, या फिर अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि बायर सिर्फ ऑफर ही कर दे तो फिर वो ऑफर कर दे। जैसे मान लो कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि भैया बायर तुम पैसा दोगे, फिर बायर ने भेजा एक लेटर या पत्र कि भैया कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और मैं तुमको पैसा देने को तैयार हूं, ऑफर कर दिया, अब राइट ऑफ लीन खत्म। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर सेलर और बायर के केस में कोर्ट डिक्री पास कर देती है फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस, तो क्या राइट ऑफ लीन खत्म होता है? नहीं होगा। राइट ऑफ लीन खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कानून ये कहता है कि राइट ऑफ लीन सिर्फ दो ही कंडीशन में खत्म होगा, या तो बायर पैसा पे कर दे या फिर ऑफर करे। कोर्ट ने फैसला सुनाया, बायर ने अभी तक ऑफर नहीं किया है। बायर या तो ऑफर करे या फिर उसको पैसा पे करे, ये कंडीशन है। दोबारा आते हैं, राइट ऑफ लीन कब होगी? दोबारा बोल रहा हूं, सीसीआई सीपीडब्ल्यूडी, ये ट्रिक याद कर लेना। राइट ऑफ लीन कब होगी? अगर सेलर जो है बायर को सामान उधार पे बेचता है, बिना उधार के बेचता है, बायर इंसॉल्वेंट, ये हम कल पढ़ चुके हैं। सी का मतलब क्या है, अगले सी का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है। राइट ऑफ लीन कब नहीं होगी? सी कोरियर, कैरियर बोल दो, कोरियर बोल दो। टी पोजेशन, डब्ल्यू वेव, सरेंडर जिसको आप बोल सकते हो, रेलिंक्विश जिसको आप बोल सकते हो, डी डिक्री। बस ये याद रख लेना, डिक्री वाले केस में राइट ऑफ लीन खत्म नहीं होती है, ये याद रख लेना। और कुछ भी ऐसा, सेक्शन 49, सेक्शन 49, किसी का कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है
कोई दिमाग में एग्जाम्पल आ रहा है तो पूछ सकते हो। हाँ जी, मतलब आप ये कह रहे हो राइट ऑफ लीन दोबारा स्टार्ट हो सकता है? सर राइट ऑफ लीन दोबारा स्टार्ट तब हो सकता है जैसे अपने ने कल पढ़ा ना कि घूमते घुमाते पोजेशन उसके पास दोबारा आ जाए, लॉफुल पोजेशन। हाँ, अगर राइट ऑफ लीन वो सामान उसके पास दोबारा आ गया तो, क्योंकि फिर वो क्या हो जाता है, पोजेशन किसके पास आ जाती है, सेलर के पास। ठीक है, हाँ जैसे अपने ने कल पढ़ा था कि वो उसको गाड़ी दे देता है, फिर वो गाड़ी, हाँ लॉफुल आनी चाहिए, उसको गाड़ी वापस आ जाती है तो वो कहता है भैया अब तो आ गई, पैसा दो मेरे को। हाँ ये नहीं होना चाहिए बस, हाँ। देखो शुरुआत में ये देखना पड़ेगा कि शुरुआती तौर पर उसका इंटेंशन क्या था, वो लेना ही इसलिए चाहता था ताकि मैं राइट ऑफ लीन यूज कर लूं, वो तो फिर अनलॉफुल हुआ ना। शुरुआत में तो वो इसलिए लेने सामान उससे लेके आया था, जैसे कल वाले एग्जांपल में कि भाई मेरे को चाहिए मैं वापस दे दूंगा। वो बाद में कहानी ऐसी बनी कि उसने कहा पैसा दे दो, उसने कहा नहीं देता, फिर उसने कहा ठीक है फिर मैं सामान ही अपने पास रख लेता हूँ। वो बाद शुरुआत में अगर वो जानबूझ के उसके साथ नहीं, इसको झूठ बोल के उससे सामान ला रहा है, मतलब मन में कुछ और था बोला कुछ और, वो फिर अनलॉफुल है। हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी, अदरवाइज मैं लिखवा दूं आपको, लिखवा दूं। चलो ठीक है, आई राइट ऑफ लीन अपने यूज कर, क्या राइट ऑफ लीन लिख चुके थे, व्हेन राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज, ये लिख चुके थे ना, है ना। अब इसमें एक हेडिंग डाल दो बस। ठीक है, अब इसमें हेडिंग डाल दो, राइट ऑफ लीन ऑन, राइट ऑफ लीन ऑन पार्ट ऑफ गुड्स। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान, राइट ऑफ लीन ऑन पार्ट ऑफ गुड्स, इसमें लिख लो वेयर सॉरी सेक्शन 48 ब्रैकेट में सेक्शन 48, इसमें लिख लो वेयर द सेलर, वेयर द सेलर हैज एक्सरसाइज्ड, वेयर द seller, oh sorry not exercise, where the seller has made delivery of part of goods, where the seller has made delivery of part of goods and and remaining part is in his possession, and remaining part is in his possession, he may exercise, he may exercise the right of lien, he may exercise the right of lien on remaining part इफ ऑथोराइज्ड बाय लॉ, मतलब अगर कानून के अनुसार उसके पास राइट ऑफ लीन बनती है, जो भी मतलब कंडीशंस है पोजेशन और ये सब वो फुलफिल होती है, फिर कर सकता है। इफ द सेलर हैज मेड डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स एंड रिमेनिंग गुड्स आर इन हिज पोजेशन, he may exercise the right of lien on remaining part if authorized by law। if authorized by law का मतलब है कि वो जो सेक्शन 46 की जो सॉरी 47 की जो इजेंशियल है वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, तभी राइट ऑफ लीन बनेगा, तो फिर वो ये कर सकता है। अब इसमें हेडिंग डालो, हाँ 47 बात करता है राइट ऑफ लीन कब होगी। अब इसमें हेडिंग डालिए, व्हेन राइट ऑफ लीन टर्मिनेट्स या व्हेन राइट ऑफ लीन एंड्स, व्हेन राइट ऑफ लीन टर्मिनेट्स या फिर व्हेन राइट ऑफ लीन एंड्स, ENDS एंड्स। हेडिंग डालिए, तो सर इसमें लिखिए सेक्शन 49, सेक्शन 49, the unpaid seller, sorry the right of lien, the right of lien of unpaid seller terminates under following, the right of lien of unpaid seller terminates under following, the right of lien of unpaid seller terminates under following, number 1, number 1, number 1, हेडिंग डालिए,
delivery of goods to delivery of goods to delivery of goods to carrier delivery of goods to carrier कैरियर में सब कुछ आते हैं, ठीक है, कैरियर भी आता है, क्या कहते हैं, एजेंट भी आता है, बेली भी आता है, जो भी आप कोरियर सर्विस बोल सकते हो, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसने अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा हुआ, उसने सीधा कहा था कि अब दे देना, ठीक है। अब इसमें लिखिए इफ द सेलर या अनपेड ऐसे लिख दो, चलो ठीक है, इफ द सेलर हैज मेड डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर or any person for purpose of transmission, नहीं, if the seller has made delivery of goods to carrier or belly, हाँ, for purpose of transmission to buyer, ट्रांसमिशन लिख दो, या अगर सिंपल लिखना तो for purpose of delivery to buyer, ट्रांसमिशन की स्पेलिंग लिख देता हूँ, for purpose of delivery to buyer without reserving the right of disposal, नंबर 1, ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर। नंबर 2, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर। नंबर 2, इसमें लिखिए नंबर 2 में, if goods are in possession of buyer, number 2, if goods are in possession of buyer, इसमें लिखिए if the goods are in lawful possession, ये lawful possession को अंडरलाइन कर देना ताकि याद रहे, if the goods are in lawful possession of buyer or any person on behalf of buyer, if the goods are in lawful possession of buyer or any person on behalf of buyer, ठीक है, तब भी राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है। फिर इसमें तीसरा पॉइंट लिख दिए, तीसरा पॉइंट, if the seller has waived or surrendered his right, if the seller has waived or surrendered his right, अब इसमें अब ये 3 पॉइंट हो गए ना, अब हाँ, वेव्ड और एक ही बात, मतलब इनका एक ही होता है, वेव्ड, सरेंडर, रेलिक्विश। अब पैरा चेंज करके स्टार पॉइंट लिख लो, ठीक है, ताकि याद रहे कि कब टर्मिनेट नहीं होती है। इसमें लिखिए इन केस ऑफ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस, इन केस ऑफ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स बाय competent court, in case of decree for payment of price of goods by competent court, the right of lien of unpaid seller does not end, right of lien does not end। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। सिर्फ इतने से पॉइंट पे आपका इलस्ट्रेशन बन सकता है, भैया दोनों में केस हुआ, कोर्ट ने फैसला सुना दिया, अब राइट ऑफ लीन है कि नहीं है। और नॉर्मली आप ये सोचोगे कोर्ट ये भी तो कहेगी कि इसका सामान इसको दो, भले कोर्ट कह देगी, पर जब तक वो पैसा नहीं देगा तब तक राइट ऑफ लीन नहीं खत्म। हमने कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि कोर्ट के फैसले से राइट ऑफ लीन खत्म हो जाएगा, हमने कहाँ पढ़ा ऐसा, कहीं नहीं पढ़ा। हाँ, सेलर खुद वेव कर रहा है, बायर के पास पोजेशन चली गई, वो अलग। हमने कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि भैया अगर कोर्ट फैसला बोल देती है, कोर्ट कह देती है कि सेलर की राइट ऑफ लीन खत्म है, तो नहीं हो सकता। कोर्ट नहीं कर सकती, कानून कर सकता है। एज पर लॉ, एज पर बेयर एक्ट के प्रोविजन आप खत्म कर सकते हो, कोर्ट नहीं फैसला सुना सकती कि लीन खत्म है। और अगर कोर्ट फैसला सुनाना भी चाहेगी तो कोर्ट इन्हीं ग्राउंड पे सुना सकती है। तो डिक्री, कोर्ट ने सिर्फ फैसला सुना दिया कि पैसा दे दो, राइट ऑफ लीन खत्म हो जाएगी, नहीं, राइट ऑफ लीन सिर्फ इन्हीं ग्राउंड में खत्म। ये आपका राइट ऑफ लीन का टॉपिक है। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, पिछली बार, इस बार जो मेंस हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, अनपेड सेलर की राइट्स बताइए। और ये टॉपिक है कि यहाँ से आपके इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, आपके मेंस के क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक है ना, थोड़ा हाईलाइटेड सा टॉपिक है।
लीन क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें जो है। ओके, चलो कोई भी डाउट किसी का, कुछ भी पूछना है, फिर अपने आते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। एंड किसी को कुछ भी पूछना है, यस नो कुछ भी बता दो फटाफट यार। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ये जो ऑफर वाली कंडीशन है ना, ये सर्कमस्टेंसेस पे होती है कि भाई मान लो कोर्ट ने उसको कहा कि भैया पैसा ले लो, ठीक है, फिर उसने टेंडर किया, टेंडर के अंदर क्या होता है कि आप उसको ऑफर करते हो कि हाँ भैया, तो उसमें क्या होता है, अपने टीपीए में ऐसी पढ़नी पड़ेगी टेंडर का एक्चुअल मतलब क्या होता है। कानून कहता है हम टेंडर तब मानते हैं कि जब तुमने उसको ऑफर किया, तब वहां पर तुमने उसको साथ में पैसा भी दे दिया, मतलब अगर वो यस करता है तो तुम उसको तुरंत पैसा दे रहे हो। या फिर हम टेंडर तब मानते हैं कि आपने कोर्ट में पैसा जमा करा दिया। जो अपने ये टेंडर वर्ड यूज करते हैं ना, उसका अपने टीपीए में ऐसा पढ़ेंगे टेंडर का मतलब क्या होता है, टेंडर कब बोला जाएगा, तो हम बोलते हैं टेंडर का मतलब होता है कि जब जो भी पर्सन है जो पैसा पे करना चाहता है, उसने जब नोटिस दिया उस बंदे को, तो अगर वो बंदा हाँ करता है, अभी यस बोलता है, तो वो उसको तुरंत पैसा दे सके, तब टेंडर माना जाएगा। या फिर वो कोर्ट में पैसा जमा करा दे विद एप्लीकेशन कि साहब मैं पैसा पे करने को तैयार हूँ, मैं पैसा कोर्ट में जमा करा रहा हूँ, उसको बोलिए मेरे को सामान दे दे, पैसा वो चाहे कोर्ट से ले ले, वो होता है टेंडर। ठीक है, हाँ एक्चुअल में होता है, मतलब एक्चुअल में पेमेंट जाता तो नहीं है, पर अब कानून ऐसा बोलता है, थोड़ा सा इसमें कानून थोड़ा सा चीजों को ऐसे घुमाता है, वो कहता है कि भाई सब टेंडर हम तब मानते हैं कि जब वो बायर ऑफर कर रहा है सेलर को, और अगर सेलर एक्सेप्ट करता है कि मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो ये होना चाहिए कि सेलर को तुरंत पैसा मिल जाए। ये नहीं कि वो ऑफर कर रहा है जब, और सेलर ने एक्सेप्ट किया तो बायर कह रहा है कि नहीं नहीं रुको मैं कल पैसा दूंगा, नहीं, बायर लेटर भेज चुका है, बायर अपने बिहाफ पे सब कुछ वो काम कर चुका हो कि अगर सेलर एक्सेप्ट करता है उस ऑफर को तो उसको पैसा तुरंत मिल जाए, तब हम बोलते हैं कि टेंडर है ये, या टेंडर्ड है। ठीक है, तो ये होता है, तो प्रैक्टिकली अगर बोले तो यही होता है कि भाई वो उसको लेटर के साथ चेक भेज देता है या अमाउंट भेज देता है, ऐसा कुछ कि अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वो पैसा तुरंत अपने पास रख ले, या एक्सेप्ट करता है तो चेक अपने पास रख ले, ऐसा कुछ। ठीक है, चलो ठीक है, अब अपने आते हैं अगले टॉपिक पे। अच्छा एक चीज, आप में से वो सभी स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम को हो, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, जैसे अब आई थिंक दो दो एक लेक्चर में आप लोगों की क्लासेस ना सोगा की खत्म हो जाएगी, ठीक है, आधे मोटा मोटे नोट्स बना चुके हैं ना, ठीक है, तो इसी नोट्स को जो आपको मैं लिखवा रहा हूँ ना, एज इट इज नोट्स टाइप होके इंग्लिश में और हिंदी में दोनों मिलेंगे। क्लास में मैं इसलिए डिक्टेट करवा रहा हूँ ताकि अगर वो स्टूडेंट है जो जिनको हैंड रिटन नोट्स वाली आदत है, और मैं खुद मानता हूँ भाई आप लोग हाथ से नोट्स बनाओ तो आपको फायदा होगा, तो वो एक वो हो जाता है। या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, तो उनको ये हो कि हाँ भाई नोट्स क्या बनाने, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है समझाने में, मेरे को कुछ नहीं समझाऊंगा तो मैं हो सकता है क्लासेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, बट चाहे मैं कितना भी समझा दूं, बट वो जब नोट्स बनाने की बारी आती है तब हम कंफ्यूज होते ही होते हैं, जब वो लगता है यार मेरे को समझ तो आ गया बट मैं लिखूं क्या, मैं कैसे एक स्टैंडर्ड प्रॉपर अच्छी लैंग्वेज में लिखूं। इसीलिए मैं आपको क्लास में डिक्टेट करवा रहा हूँ, और इंग्लिश इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा फटाफट चीजें हो जा रही है। हिंदी वाला जो है उसकी चिंता मत करना, यही नोट्स एज इट इज, जो जो सेम कंटेंट सेम लैंग्वेज को टाइप होंगे और आपको मिलेंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में, वही इंग्लिश होगा उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करना। और उसके अलावा भी पहले ही बता देता हूँ भाई, जो एक बेसिक नोट्स जो सोगा के हैं इंग्लिश में और हिंदी में, वो पहले से ही अपलोडेड है। ये वाले जो नोट्स हैं ये थोड़े से हाई लेवल है, कि भाई पिछली बार सोगा ऐड हुआ था तो अपने पास इतना टाइम नहीं था, तो अपने ने क्या किया, मोटा मोटी जितना आपको बेसिक पढ़ा सकते थे उतना पढ़ाया, और मतलब बेसिक मतलब सिर्फ बेसिक लेवल का पढ़ाया, जो जितना इसमें इन डेप्थ जा रहे हैं ना उतना नहीं गए थे, तो वो था। तो वो जो नोट्स है वो बहुत ही बेसिक लेवल नोट्स है, तो अगर वो भी आप एक बार रेफर करना चाहो तो कर सकते हो। बोल दो आपको 2 दिन के अंदर अंदर ही आपका टेस्ट है 4 तारीख का, सेक्शन 1 से 30 का ना, तो 2 दिन के अंदर अंदर आपको वो नोट्स मिल जाएंगे, मतलब आज 30 तारीख है, 31 1 तारीख को आपको वो सेक्शन 1 to 30 के जो आपके नोट्स है वो आपको इंग्लिश में और हिंदी में मिल जाएंगे, फिर अगले 2 दिन में तो आपको इस तरह से आपके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, किसी का बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। अब आ जाओ
राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। मैंने आपको एक बात बोली थी कि इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि यही पॉइंट से हमारा अगला पॉइंट बनेगा। इन्होंने कहा, लीन की बात करता हूं, इन्होंने कहा कि भैया मान लो सेलर के पास सामान है, सेलर के पास पोजेशन है और बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, तो सेलर अपनी राइट ऑफ लीन यूज कर सकता है। सेलर के पास सामान है, अभी राइट ऑफ लीन यूज कर सकता है। कहानी बनी भाई, मान लो अगर सेलर छोड़ चुका है अपना राइट ऑफ लीन, तो सेलर के पास तो पोजेशन में सामान ही नहीं है, अब क्या करे वो? उन्होंने कहा भैया अब दूसरा अधिकार है उसके पास, क्या? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये क्या है? इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से कि सपोज बायर हो जाता है इंसॉल्वेंट, सेलर सामान को, सेलर जो है वो सामान को ट्रांसपोर्ट पे लगा चुका है, ट्रांसपोर्ट पे लगा चुका है, और वो सामान अभी तक बायर को डिलीवर नहीं हुआ है। तीन चीजें, एक, बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हुआ है, सेलर सामान को ट्रांसपोर्ट पे लगा चुका है, तीसरा, तीसरा क्या है कि जो क्या नाम है, सेलर, उसको बायर जो है उसको सामान अभी डिलीवरी नहीं हुई है, सामान की डिलीवरी नहीं हुई है। अब सामान की डिलीवरी कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, वो अपने आगे बढ़ेंगे। तो अब एक बार मोटा मोटी चालू करते हैं अपने इस टॉपिक को, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, कोई भी डाउट किसी का कुछ भी रहे तो पूछ लेना। दोबारा बोल रहा हूं, बहुत इजी टॉपिक है, और सिर्फ इसलिए आपको डिटेल में या मतलब टाइम लगा के मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे ये है कि यहां से क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अब आ जाओ इस टॉपिक पे, यहां भी वही कहानी, 51 सॉरी 50 51 52 50। भैया राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब, तो क्या होता है वो तो हमको पता है, कल अपने ने एक पॉइंट पढ़ा था, एक राइट टू रिटेन, एक राइट टू टेक बैक, सामान वापस लाने का अधिकार। ये राइट टू टेक बैक है एक तरीके का, हालांकि कंप्लीट नहीं है कि आपने सामान बायर को दे दिया और उससे वापस ला रहे हो, ये नहीं होता इसमें। ये है कि आपने पोजेशन छोड़ दी थी पर आप फिर भी वापस ला सकते हो, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि सामान अभी तक बायर की पोजेशन में नहीं गया होना चाहिए। बट इसमें सिर्फ एक इजेंशियल नहीं है, इसकी इजेंशियल जो है वो अपने को ध्यान रखनी है कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब लगेगा। ट्रांजिट मतलब सामान अभी रास्ते में ही है और सेलर उसको रोक के वापस ला सकता है। कंडीशंस पे आ जाओ, कंडीशन पे ध्यान देना। अगर हम सेक्शन 59 की बात, सॉरी 50 की बात करें, जिसको आप ये बोल सकते हो इजेंशियल्स क्या क्या है, या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब होगा। पहली कंडीशन, बायर अगर इंसॉल्वेंट होता है, यहां पर यही कंडीशन है एकमात्र। ऐसा नहीं है कि बायर अगर पैसा नहीं पे कर रहा, बायर अगर पैसे को ऑफर नहीं करता तब भी जो है, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। अब उसके बाद दूसरा, सेलर इज नॉट इन पोजेशन ऑफ गुड्स, क्योंकि अगर सेलर पोजेशन में है तो सेलर के पास राइट ऑफ लीन होगी। तीसरा, गुड्स इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब जो रास्ता है, जो ट्रांसपोर्ट है उसमें। चौथा, ट्रांजिट डज नॉट एंड। ये अपने लिए पढ़ने लायक बात है कि सब ट्रांजिट डज नॉट एंड, इसका क्या मतलब है? कब बोलेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट है वो एंड हुआ है कि नहीं हुआ, ये हम कब बोल सकते हैं? तो अब अपने एक बार पहले तो इसकी इजेंशियल पे बात करते हैं। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट की इजेंशियल्स पे ध्यान देना, वो आपसे बकायदा पूछ सकता है कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब होगी। बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, बायर पैसा नहीं दे रहा है, बायर पैसा देना नहीं चाहता है। एक ही कंडीशन है, अगर बायर इंसॉल्वेंट होता है, उसके अलावा सेलर सामान की पोजेशन में नहीं है, सेलर सामान से अपना कंट्रोल लूज कर चुका है, छोड़ चुका है, बट सामान अभी भी ट्रांसपोर्ट में है और वो ट्रांसपोर्ट एंड नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अब बात आती है सर ये ट्रांसपोर्ट खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या? अब आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, सर सेलर ने क्या किया कि ट्रांसपोर्ट पे सामान लगा दिया बट अभी भी अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल रखा हुआ है। राइट ऑफ डिस्पोजल आपको पता ही है क्या होता है, कि वो कभी भी सामान को रास्ते से वापस ले सकता है। सेलर ने ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया और राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रख रखा है, क्या उसके पास राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट होगा क्या? बताओ, या राइट ऑफ लीन होगा? दोनों में से एक ही होगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट या राइट ऑफ लीन।
उसके पास दोबारा बोल दे रहा हूं, सेलर ने ट्रांसपोर्ट पे सामान लगाया है, राइट ऑफ सॉरी क्या कहते हैं उसको, क्या, डिस्पोजल, डिस्पोजल का अधिकार अपने पास रख रखा है। वो सामान, डिस्पोजल का मतलब क्या होता है कि भैया जो कोरियर वाला है वो मुझसे पूछ के देगा, बिना मुझसे पूछे नहीं देगा। तो बताइए कि राइट ऑफ स्टॉपेज होगा या फिर राइट ऑफ लीन होगा? क्यों, रीजन? तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, पोजेशन किसके पास है अभी भी? सेलर के पास। ये चीज ध्यान रखना। हम जो ये बात बोल रहे हैं ना कि भैया सेलर पोजेशन में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये कि सेलर अपना कंट्रोल लूज कर चुका है। अगर वो ये बोल देता है कि भैया राइट ऑफ डिस्पोजल, तो सर राइट ऑफ डिस्पोजल अगर उसके पास है तो फिर वो तो पोजेशन में बैठा होगा, फिर आप कैसे बोल सकते हो कि राइट ऑफ लीन नहीं होगा? और ये हमेशा ध्यान रखना कि राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में से एक ही सिचुएशन आपके पास आएगी। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, मतलब अगले टॉपिक इस पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम ये बोल रहे हैं कि साहब बायर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, चलो हमको पता है। हम ये बोल रहे हैं कि भाई सेलर पोजेशन में नहीं होना चाहिए, हमको ये भी समझ आ गया भाई सेलर की कंट्रोल में नहीं होना चाहिए सामान। अगर सेलर कोरियर पे लगा चुका है, ट्रांसपोर्ट पे लगा चुका है, तो कंडीशन ये है कि वो सामान बायर को चला जाएगा, बायर ले जा सकता है, कोई बायर को कंडीशन नहीं फुलफिल करनी। और पता लगता है कि अभी तक ट्रांजिट खत्म नहीं हुआ। ये 4 पॉइंट होने चाहिए, अच्छे से याद रखोगे चारों पॉइंट। अब बात आती है साहब ये ट्रांजिट कब खत्म माना जाएगा और कब खत्म नहीं माना जाएगा, ये बताओ। ट्रांजिट कब खत्म माना जाएगा और ट्रांजिट कब खत्म नहीं माना चाहिए, क्योंकि यही अपना आपसे यहां से अगर इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो इसी पॉइंट से बनेगा कि ट्रांजिट कब खत्म माना जाएगा। ये हो गया 50, ये है 51 कि कब हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिट खत्म हो गया है, या फिर सामान, ट्रांजिट खत्म होने का मतलब है कि सामान कब हम बोल सकते हैं कि बायर को डिलीवर हो गया है। आ जाओ, when transit ends or when goods are deemed to be delivered to buyer। सबसे पहला पॉइंट जो ऑब्वियस कि अगर बायर या उसका एजेंट उस सामान की पोजीशन ले लेता है, उसके पास चला जाता है, इसमें कोई भी डाउट कुछ भी ऐसा कि भाई पोजेशन ले लेता है या फिर उसको डिलीवर हो चुके हैं, कैसे भी बोल दो, पोजेशन ले लेता है या उसको डिलीवर हो चुके हैं, कुछ भी ऐसा, कुछ भी ऐसा। अब आ जाओ, आप में से चलो PAR बार, ठीक है, बच्चे आप लोग होने की इसका मतलब नहीं जानते हो, ठीक है। अब आ जाओ, अगर जो है गुड्स बिफोर टाइम डिलीवर हो जाते हैं टू बायर, बिफोर टाइम डिलीवर हो जाते हैं, सपोज सामान डिलीवर होना था 1 जनवरी को, सामान डिलीवर हो गया 30 दिसंबर को, क्या तब माना जाएगा कि सामान डिलीवर हो चुका है? क्या माना जाएगा सामान डिलीवर हो चुका है? बताओ, नॉर्मली बता दो कि माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। अब इसी को ऐसे भी पढ़ लेना, एक सामान डिलीवर हो चुका है, एक बायर पोजेशन ले लेता है। एक तो ये हो गया कि भाई ये तो लैंग्वेज ऐसा लग रही है कि भाई मान लो कोच जैसे अपने ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, वो अपने को बोलता है भाई आपका सामान आएगा 10 दिन में, सामान 3-4 दिन में ही आ गया। एक आता है, सपोज अपने ने क्या किया कि उसने कहा कि सामान वहां से चल चुका है, आपका सामान ना भी जो इनका वेयर हाउस है गुड़गांव में वहां है, आपने कहते हैं ठीक है मैं ही ले आता हूं जाके, आप जाके वहां से ले आए, सर एक ही बात है, सामान डिलीवर हो गया ना। हम यही तो बात चला रहे हैं कि बायर या उसके एजेंट के पास अगर गुड्स पोजेशन में आ गए तो सामान डिलीवर माना जाएगा, ठीक है सर। सबसे पहली कंडीशन एक कि अगर बायर को टाइम से पहले डिलीवर हो गया तो भी ठीक है, या अगर ऐसा बोल दो कि बायर खुद जाके टाइम से पहले सामान ले आया तो भी एक ही बात है, बायर ला सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि राइट ऑफ डिस्पोजल उसके पास नहीं, सेलर के पास थी या वो नहीं ला सकता था, नहीं ला सकता था। ये मतलब ये क्या कह रहा है कि ला सकता था और वो ले आया। अब आ जाइए एक्नॉलेज, अब ये क्या है साहब, ये ऐसा है कि सपोज कोरियर वाले से आपने सामान भेजा किसी को, कोरियर वाला ये क्या होते हैं जो DTDC वाले हैं, ये जो जो 2-4 ये क्या करते हैं, कई बार सामान घर नहीं देने आते, यहाँ ये फोन कर लेते हैं
कि भैया यार आपका सामान आया हुआ, आप सामान ले जाना। अब उसने क्या किया, उसने एक्नॉलेज कर दिया कि सामान आ चुका है आपका, आपका सामान ले जाना, जब तक आप नहीं लेके जाते हो मैं आपके बिहाफ पे सामान लेकर बैठा हूं। कोरियर वाले ने ये एक्नॉलेज कर दिया बायर को कि भैया मैं, जो सामान है पड़ा मेरे पास है, तुम्हारे पास अभी पोजेशन नहीं आई, पर मैं ये कह रहा हूं कि सामान तुम्हारे बिहाफ पे रख के बैठा। तो अगर कोरियर वाला बायर को ये एक्नॉलेज कर देता है कि ही होल्ड्स गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बायर। अब वो कैसे कहता है, वो ऐसे ही बोलता है कि भाई आपका सामान आया हुआ है, ले जाना यार, ऐसे ही बोलता है। अब उसने क्या बोला, बायर को क्या बोला, आपका सामान आया हुआ है, भाई तुम्हारा सामान है, ले जाना, जब तक नहीं लेके जाते हो मैं तुम्हारे बिहाफ पे होल्ड करके बैठा हूं। ठीक है जी। अब आ जाइए, जो कोरियर वाला है वो रिफ्यूज कर देता है टू डिलीवर, रिफ्यूज कर देता है टू डिलीवर विदाउट सफिशिएंट कोज। ध्यान देना, विदाउट सफिशिएंट कोज। भाई बायर के पास तो अधिकार था सामान ले जाने का, कोरियर वाला फालतू के अंदर कहता है कि भाई बिल दिखाओ, वो कहता है यार बिल की तो कोई बात ही नहीं हुई, सामान आया हो, कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं है बिल वाली। तो तुम्हारा ये है कि मेरे को सामान देना है, मेरे को सामान दे दो। हाँ भाई ठीक है, तुमको मेरा नाम कंफर्म करने के लिए आईडी देखनी है तो देख लो, वो तो चलो ठीक है, तुमको ये चेक करना है मैं वो हूँ कि नहीं, नहीं वो तो फिर ओटीपी तो फिर सेलर का अधिकार आ गया ना, राइट ऑफ डिस्पोजल। जैसे मान लो अपने कई बार डीटीडीसी पे जाते हैं, वो ऐसा होता है कि भाई वो कहता है भैया आपका सामान, हाँ ठीक है गए, अपने उसको बोलते हैं भैया सामान, वो कहता है क्या नाम है जी, गौरव के नाम से, वो दे देता है। अब सपोज वो ये कहते हैं कि गौरव के नाम से, ठीक है भैया जिसने भेजा है उससे बात करवाओ। मैं कह रहा यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई थी, कहीं ऐसा है प्रीपेड ऑर्डर है, पैसे दिए हुए हैं, कोई भी ऐसी टर्म एंड कंडीशन। वो कह रहा नहीं नहीं भैया टर्म एंड कंडीशन भले नहीं, आप बात करवाओ। अब यहाँ वो जानबूझ के बिना किसी सफिशिएंट कोज के रिफ्यूज कर रहा है। हाँ उसके पास कोज होता कि वो बोलता कि भैया हमको तो ये कहा गया है कि पहले सेलर से बात करवाओ, या हमको ये कहा गया कि जिसने भेजा है पहले उससे बात करवाओ। वो तो आप मेरे बिहाफ पे ले रहे हो ना, तो वो एक ही बात है, ये ना। हाँ अगर वो बिना सफिशिएंट कोज के रिफ्यूज कर, वो कहता है भैया आप कौन, आप बोलते हो भैया आदित्य, वो कहता है यार ऑर्डर तो गौरव का है, तो वो कह रहा है कि मान लो वो ये कह देता है भैया नहीं यार सॉरी हम नहीं दे सकते, वो तो कंपनी की पॉलिसी है उनकी, वहां वो सही है, वहां वो अपनी जगह सही है। अगर वो ये बोल दे कि भाई आप कौन, आदित्य, कोरियर किसके नाम का है, आदित्य, कि नहीं भैया हम तो आदित्य को नहीं, हम तो नहीं देते, क्यों, सेलर से बात करो। आप कह रहे हो यार मैंने तो ऑनलाइन सामान मंगाया है, सेलर कौन है मेरे को क्या पता, वगैरह, नहीं भैया सेलर से बात करो जिसने भेजा है, नहीं तो हम सामान वापस दे देंगे। तो वहां हुआ सफिशिएंट। एक, टाइम से पहले बायर को सामान डिलीवर हो गया, ट्रांजिट एंड। दो, अगर जो कोरियर वाला है वो ये एक्नॉलेज कर देता है बायर को कि भैया मैं तुम्हारे बिहाफ पे रख के बैठा हूं, मतलब सेलर का अब राइट खत्म हो गया, तुम्हारा चालू हो गया। तीसरा, अगर जो कोरियर वाला है वो बिना किसी वजह, बिना सफिशिएंट कोज के मना कर देता है टू डिलीवर, किसी का कोई भी डाउट, हाँ जी किसी का कोई भी डाउट, यस किसी का कोई भी डाउट, नहीं माना जाएगा, फिर यही माना जाएगा कि सेलर के ही पास है अभी वो सामान। मतलब इस टॉपिक में ना अपने ये जो टॉपिक को पढ़ते हैं ना, इस हिसाब से पढ़ते हैं कि भाई ये तो चलो ग्राउंड है, ये तो छोड़ दो, इंस्टॉलमेंट में तो अपने को पता है कोर्ट डिक्लेयर करेगी। हम ये पढ़ते हैं कि भैया सेलर पोजेशन में नहीं होना चाहिए और ट्रांजिट खत्म होना चाहिए। हमारे लिए दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, कि सेलर सामान की पोजेशन में नहीं होना चाहिए और ट्रांजिट खत्म होना चाहिए। हालांकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, कि भाई ट्रांजिट खत्म कब माना जाएगा या सेलर पोजेशन में कब सेलर पोजेशन में कब नहीं माना जाएगा, ये कब है। तो हम बोलते हैं भाई इन कंडीशन में, कि भाई अगर मान लो सामान बायर की पोजेशन में ही आ गया, अगर जो गुड्स है वो बायर को डिलीवर हो गए, चाहे टाइम से पहले ही डिलीवर हो गए, अगर जो ये क्या नाम है कोरियर पार्टनर है ये एक्नॉलेज कर देता है, या फिर जो कोरियर पार्टनर है वो मना कर रहा है पर उसकी सफिशिएंट कोज नहीं था, गलत रीजन की वजह से मना कर रहा है, तब भी कानून कहता है कि नहीं, बायर का अधिकार बनता है, ये सामान बायर का बनता था, कोरियर वाले की गलती है जिसकी वजह से सामान बायर को नहीं किया। हमारा मेन स्टॉपेज इन ट्रांजिट में इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पे अपने करेंगे अभी। मेन ध्यान ये होना चाहिए कि क्या
चलो बाकी ग्राउंड तो अपने देखेंगे कि क्या जो सामान है वो बायर की पोजीशन में आ गया या नहीं आया। अगर वो सामान आ गया है तब हम बोलेंगे ठीक है, नहीं आया है तब हम बोलेंगे कि सेलर स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकता है। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, ये रहा। अगर बायर का एजेंट पोजीशन ले लेता है ना, बायर ने अपने बिहाफ पे किसी को भेजा और सेलर ने उसको कब्जा दे दिया, तो बायर के पास पोजीशन आ गई। हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि क्या बायर के पास पोजीशन आ गई क्या, और वो हम इससे डिसाइड करेंगे। एक तो चलो सिंपल है कि बायर के पास एक्चुअल पोजीशन आ गई या बायर के बिहाफ पे उसके किसी एजेंट के पास कब्जा आ गया, बाकी ये तीन चीजें हो रहा है। अब इसी के बाद एक और बात है, आ रही है ये रिजेक्ट। अगर बायर रिजेक्ट कर देता है डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो क्या सामान बायर को डिलीवर माना जाएगा? बायर रिजेक्ट कर ले रहा कि मैं नहीं सामान ले रहा, क्या सामान डिलीवर माना जाएगा? ऑब्वियस बेसिक सा है कि नहीं माना जाएगा भैया, तुम खुद ही सामान मना कर रहे हो। तो तुमने तो खुद ही कह दिया कि मैं नहीं ले रहा हूँ, मतलब तुमने खुद एक तरह से क्या एक्नॉलेज कर दिया, कंसेंट दे दी कि ये सामान मेरा नहीं है, ये सामान मैं कब्जे में नहीं है। ये तो तुम खुद ही मना करके। अब इसमें वो चाहे कुछ भी बोल दे कि भैया बायर ने रिजेक्ट किया, सेलर ने भी रिफ्यूज कर दिया कि मैं भी वापस नहीं ले रहा, वो कुछ भी बोल दे कि बायर ने रिजेक्ट किया, सामान अभी भी गोडाउन में ही पड़ा है, बायर ने रिजेक्ट किया, कुछ भी डाल दो आप साथ में, हम बोलेंगे कि भैया सामान बायर की पोजीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि बायर की पोजीशन में तो हम तब मानेंगे ना जब बायर खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे पास है सामान। बायर जब खुद ही इस चीज को एक्नॉलेज कर चुका है, एक्नॉलेज मतलब एक तरह से कंसेंट या एक्सेप्ट कर चुका है कि भैया मैं सामान नहीं, मेरा सामान नहीं है ये। रिजेक्ट का अपने पास कोई कोरियर आता है और अपने मना करते नहीं बोलते यार हमारा सामान नहीं है, या फिर सामान गलत आ गया मेरा नहीं है, या मैं नहीं रख रहा भैया इसको ले जाओ, यही करते हैं। कोई सामान ऑनलाइन मंगाते हैं तो डिलीवरी रिटर्न कर दें, ये तो बोलते हैं नहीं यार भैया मेरे को नहीं चाहिए ले जाओ। तो इट मीन हम मान रहे हैं कि ये हमारा नहीं है भैया, हमारे को नहीं चाहिए, या फिर ये हमारा नहीं है। कुछ भी घुमा के बोल दे, वो कैसे भी बोल दे, अगर वो ये बोल रहा है ना कि साहब सामान बायर को डिलीवर करने गए थे और उसने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया उसने डिलीवरी, बात ही खत्म। सामान जो ट्रांजिट है वो खत्म नहीं होया है, सेलर के पास राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है। अब बायर उठ के आता है कि नहीं नहीं मैं सामान ले लेता हूं, मेरे पास आप पहले आए थे, अब मैं उस पहले वाली ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट कर रहा हूं। नहीं सर, सपोज आपके पास एक सामान आता है कोरियर वाला डिलीवर करने, आप उसको मना कर देते हो, रिफ्यूज कर देते हो, और फिर क्या करता है, इतने में जो सेलर है ना वो कह देता है कि ठीक है एक काम करो, सामान कोरियर वाले को बोलता है अपने पास रख लो, अपने इसको बाद में देख लेंगे, कभी वापस ले जाने का देख लेंगे। आपको एकदम से याद आता है कि अरे यार ये तो सामान मैंने ही मंगवाया था, और आप जाते हो कि मेरे को वो सामान चाहिए। अरे भैया यार अब तो मैंने सेलर को भेज दिया। आप बोलते हो ऐसे थोड़ी होता है, तुम सामान देने आए थे, मैंने सामान की ट्रांजेक्शन को, वो जो पुरानी ट्रांजेक्शन उसको अब एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अब नहीं कर सकते। आपने एक बार रिजेक्ट कर दिया ना, रिजेक्ट कर दिया तो मतलब ट्रांजिट एंड नहीं हुई। जब तक आप आके दोबारा एक्सेप्ट नहीं करते हो, सेम ट्रांजेक्शन नहीं, दोबारा आपको कहा जाता है कि भैया सामान, और आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तब तक डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। और अगर उस मीन वाले उस दौरान सेलर सामान वापस ले जाता है तो वो ले जा सकता है, क्योंकि आपने सामान अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। तो अपने को बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर जो डिलीवरी जो है बायर रिफ्यूज कर दे रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है, तो सामान बायर को डिलीवर नहीं माना जाएगा, चाहे आपको वो कैसे भी बोल दे कि साहब बायर रिफ्यूज कर रहा है बिना किसी कोज के, बायर रिजेक्ट कर रहा है मतलब अनलॉफुली, अनलॉफुली अब बिना किसी सफिशिएंट कोज के, कुछ भी बोल दे, रिजेक्ट किया ना उसने, तो मतलब सामान उसको डिलीवर नहीं है। सामान उसको डिलीवर नहीं है तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो सकता है। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का। अब इसकी ट्रिक याद रख लेना, लीन में ट्रिक क्या थी? CCI। दूसरी ट्रिक क्या थी? CPWD।
राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में ट्रिक क्या है? BARR बार, ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट की अपने करेंगे। कोई भी डाउट कुछ भी किसी के तरह का? हाँ जी, कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं है? कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट नहीं है तो यस नो कुछ भी बोल दो, तो दैट अपने आगे क्लास कंटिन्यू करें। सॉरी क्लास क्या, मैं आपको इसके नोट्स लिखवा दूं। सॉरी, हाँ ठीक है। नहीं, वो यहाँ भी वही रूल है कि आधे सामान पे राइट ऑफ लीन, आधे सामान पे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी कर सकते हो। ये मैं लिखवा दूंगा। हाँ, यहाँ भी अपने यही लाइन लिखेंगे, अभी मैं आपको लिखवा दूंगा जब मैं नोट्स बनवाऊंगा, कि भाई जैसे पार्ट 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 ऑफ गुड्स पे राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हो ना आप, वैसे ही आप पार्ट ऑफ गुड्स पे भी ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। हाँ, हो सकती है ना, तो पार्ट ऑफ गुड्स का तो यहाँ सब जगह दोनों जगह सेम ही। ठीक है, चलो भाई अब इसको लिख लो, हेडिंग डाल दो, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। इसमें लिखिए, the unpaid seller of goods, the unpaid seller of goods has the right of stoppage in transit under following circumstances. The unpaid seller of goods has the right of stoppage in transit under following circumstances, या फिर if following situations are fulfilled, कैसे भी लिख लो, under following circumstances. Number one, number one, the unpaid seller has parted with the possession of goods. The unpaid seller has parted with the possession of goods, या फिर the goods are not in possession of unpaid seller. Number one. Number two, number two, the buyer becomes insolvent. Number two, the buyer becomes insolvent. Number two, the buyer becomes insolvent. Number three, goods are in the course of transit. Goods are in the course of transit. Seller is not in possession of goods. Number two, buyer has become insolvent. Number three, goods are in the course of transit. Number four, transit does not end. हालांकि इसका मतलब सेम ही है, बट ठीक है अपना लिख लो, ट्रांजिट डज नॉट एंड। ये इसके हो गए राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको बाद में लिखवा दूंगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है ये जाए क्या लिखना, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें हेडिंग डालो, व्हेन, क्वेश्चन क्वेश्चन की तरह हेडिंग डालना, व्हेन गुड्स, when goods are deemed to be in the course of transit, when goods are deemed to be in the course of transit, या फिर एक और क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें, या फिर एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, when transit comes to an end। वो कैसे भी पूछे अपने को यही लिखना है, when transit comes to an end। उसमें सेक्शन नहीं लिखा था ना आपने, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब होता है, इसमें लिख लो सेक्शन 50, सेक्शन 50। ठीक है, इसमें ब्रैकेट में डाल दो सेक्शन 51, सेक्शन 51। ठीक है, अब इसमें लिखो, अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज, अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज, अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज
The goods are deemed to be delivered to buyer. The goods are deemed to be delivered to buyer. Number 1, under following circumstances the goods are deemed to be delivered to the buyer. या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, the transit comes to an end, कैसे भी लिख देना. Number 1, if the buyer or his agent has taken the delivery of goods, if the buyer or his agent has taken the delivery of goods. If the buyer or his agent has taken delivery of goods. Number 2, if the buyer or his agent has taken delivery of goods, if the buyer or his agent has taken delivery of goods before the time of delivery, before the time of delivery, or before appointed destination, or before appointed destination. अपॉइंटेड डेस्टिनेशन का मतलब है कि ये नहीं कि जो जगह फिक्स थी वहीं से उसने वहीं पे उसको डिलीवर हुआ, वो कहीं और भी डिलीवरी ले रहा है तब भी माना जाएगा डिलीवर हो गया. मान लो आपने ऑनलाइन कोरियर मंगाया, आपने मान लो ले लिया, आपने अपने घर का एड्रेस दे रखा था, आप मान लो कोई मौके पे कहीं और थे उसी शहर में, आपने कहा भैया यहाँ दे दो, उसने दे दिया, तब भी डिलीवर है. ठीक है, बिफोर टाइम हो चाहे चाहे एट एनी अदर डेस्टिनेशन, एट एनी अदर प्लेस में डिलीवरी हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. तीसरा लिखो, तीसरा लिखो, if the carrier if the carrier या फिर courier acknowledges to the buyer that he holds the goods on behalf of buyer, that he holds the goods on behalf of buyer. ठीक है, इसमें अगला लिखिए, if the carrier refuses to deliver the goods to buyer or his agent without sufficient cause, without sufficient cause, हाँ हाँ क्या कर रहे हो, लिख लिया. If the seller or the carrier refuses to deliver the goods to buyer or his agent without sufficient cause, हाँ विदाउट सफिशिएंट कोज, तो इस केस में तो डिलीवर माने जाते हैं. ठीक है, ठीक है. अब इसमें एक हेडिंग डाल दो, सेक्शन 51 नहीं लिख रहे हो ना, अब इसमें हेडिंग डाल दो, सेक्शन 51 में हेडिंग डाल दो, when goods are not deemed to be delivered to buyer, when goods are not deemed to be delivered to the buyer. Section 51, when goods are not deemed to be delivered to the buyer. Section 51. If the goods are rejected by the buyer, if the delivery of goods are rejected by the buyer, if the delivery of goods are rejected by the buyer, ठीक है. अब उसके बाद चाहे कुछ भी कंडीशन लिख दो आप, तो ये अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो ट्रांजिट अभी तक एंड नहीं हुआ है, अभी तक हम ये नहीं बोल सकते, कुछ भी आगे हो,
कि भैया अभी भी सामान डिलीवरी पार्टनर के पास है, कुछ भी हो, हमको कोई लेना देना नहीं। हम ये बोलेंगे कि नहीं सर, उसने मना कर रखा है, जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तब हम मान लेंगे डिलीवर्ड है, बट अगर उसने अभी तक रिजेक्ट किया है नहीं। ठीक है, अब आ जाइए। नहीं, मान लो उसने रिजेक्ट कर दिया, कोरियर ने वापस भेज दिया। जैसे मान लो मेरे पास ऑनलाइन वाला आया, मैंने कहा भैया नहीं लेना, वो गया, उसने जो रिटर्न वाला पार्सल होता है उसने वापस हटा दिया। जरूरी थोड़ी है वो वेट करे। और मान लो उसने कह भैया मैं तो रिटर्न कर दिया, बात खत्म। अब मान लो उसके पास पड़ा है और मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ भैया मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और वो कहता है ठीक है ले जाओ, तब तो मान लिया कि भैया अब मैं तो ले ही आया। अगर वो वहां पर भी ये बोल दे कि नहीं भैया अब तो हमने इसकी रिटर्न की रिसिप्ट बना दी, अब नहीं हो सकता, नहीं होगा। हाँ, रास्ता कि कब तक वो ट्रांजिट क्या होता है? ट्रांजिट वो चीज होती है जो बताती है कि अभी भी सामान किसके पोजीशन में, जो बीच का रास्ता होता है। अब उस बीच के रास्ते में ज्यादातर तो ये होता है कि भैया सेलर की पोजीशन में है। हालांकि ये होता है कि अगर सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास नहीं रखा, मतलब उसने कहा कि भैया सामान बायर को दे देना, तो हम बोलते हैं कि सेलर के पास पोजीशन नहीं है, बायर के पास ही है। बट उसके अलावा भी कुछ ऐसी सिचुएशन है जो अपने ने पढ़ी, अगर वो आउट ऑफ डिलीवरी, सामान आउट ऑफ डिलीवरी है, सेलर राइट ऑफ डिस्पोजल किसके पास है? अभी सेलर ने रखा होता है। जैसे अपने केस में ओटीपी आता है, अभी भी अपनी पोजीशन, वो कंडीशन रखी हुई है ना उसने कि जब तक ये बंदा ओटीपी ना दे तब तक इसको सामान मत देना। हाँ, सीओडी में क्या बोलता है वो? तो कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है ना, कि जब तक ये बंदा पैसा ना दे तब तक मत देना। कोई भी कंडीशन, जरूरी नहीं सिर्फ ओटीपी, कोई भी कंडीशन हो, तो वहां पर हम बोलते हैं कि राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर के पास है। ठीक है, चलो भाई अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एक हो गया राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अभी क्या होता है मैं दिखा दूंगा। अब आ जाइए, हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी मेड। अब ये क्या है? बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं है, सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं है। मेन तो आपका सेक्शन 50 और 51 ही था, उसमें एक छोटा सा एरिया बाकी है, मैं आपको बता दूंगा। हाउ स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट कैन बी मेड, जिसका सिंपल सा रूल है कि भैया ऐसा है कि सपोज ये जो सेलर है इसके पास राइट ऑफ स्टॉपेज है, हम ये मान रहे हैं, और अब वो उसको रोकना चाहता है। जो कोरियर वाला है, सामान तो ट्रांजिट में कोरियर के पास है, वो रोकना चाहता है। कैसे सर? दो ही तरीके हैं। एक, वो खुद जाके पोजेशन ले लेगा। कोरियर वाला बोलता है कि सामान तो गुड़गांव में पड़ा है हमारे गोदाम में, वो कहता है ठीक है मैं जाके उठा लेता हूँ। दूसरा, अगर वो नोटिस देते टू कैरियर या उसका कैरियर का जो भी एजेंट है, नहीं कई बार तो उसका कोरियर वाले ऐसे होते हैं जो लोकल कोरियर होते हैं तो मालिक हो गए। जो बड़ी कोरियर कंपनी होती है उसमें क्या होता है, उसके एम्प्लॉय होते हैं, तो चाहे तो उसके मालिक को या फिर उसके एम्प्लॉयज को या उसके एजेंट को। तो दो ही तरीके हैं। स्टॉपेज इन ट्रांजिट वो कैसे कर सकता है? या तो सेलर खुद जाके पोजीशन ले लेगा सामान का, ऑब्वियस अधिकार होना चाहिए उसके पास सामान वापस लेने का। एक, दूसरा उसको नोटिस दे दे कैरियर को कि भैया माल रोक दिया जाए। जैसे वो नोटिस दे देगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो जाएगा। बट हालांकि हम इसमें पढ़ते हैं, अब आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा कि अगर वो नोटिस दे रहा है ना, तो नोटिस इतने सफिशिएंट टाइम में दे कि सामान रोका जा सके। अब मान लो कोरियर वाला यहाँ पर सामान डिलीवर हो चुका है जयपुर में, डिलीवरी पार्टनर निकल चुका है सामान डिलीवर करने, वो इधर कंपनी में फोन करता है कि भैया माल रोक दो, और कंपनी वाला कोशिश करता है, पर वो कहता है यार आपने अभी फोन किया, डिलीवरी वाला तो निकल चुका था, वो तो 15-20 मिनट में डिलीवर कर देगा। जब तक वो जो कोरियर वाला था उसने फोन किया, पता लगा जी सामान तो डिलीवर हो गया। अब वहां नहीं वो बोल सकता कि मैंने तो आपको नोटिस दिया था, वो तभी से स्टॉप हो जाएगा। कानून कहता है नहीं भैया, अगर आप नोटिस दे रहे हो तो उसमें केस के फैक्ट्स देखे जाएंगे कि क्या कैरियर पार्टनर या कैरियर के पास इतना सफिशिएंट टाइम था कि वो सामान को रोक सकता था। अगर टाइम था तो हम उसको लायबल मानेंगे, नहीं था तब वो लायबल नहीं होगा। कोई भी डाउट इस बात के अंदर? स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे हो सकता है? हाँ जी, कोई भी डाउट इस बात को लेकर? नहीं है तो भी बता दो, अगर है तब भी बता दो। एक्चुअल ये तो एक तो ये हो गया पोजेशन वाला, एक हो गया नोटिस वाला। नोटिस किसको देगा? ठीक है, नोटिस को लेकर ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि भैया नोटिस सफिशिएंट टाइम में देंगे आप, ये सेलर की ड्यूटी है।
इतना टाइम होना चाहिए कोरियर वाले के पास कि वो सामान को रोक सके। कोई भी डाउट इस बात को लेकर? अब ध्यान देना, ओ सॉरी, अब मान लो उसने सामान रोक लिया, सेलर ने सामान रोक लिया, अब क्या होगा? अब जो कोरियर वाला है वो सामान सेलर को वापस भेजेगा। कैसे भेजेगा? जैसे सेलर बोलेगा, भैया आप मेरे को सामान भेज दो, कैसे भेजे? ऐसे भेज दो, सामान वापस भेजेगा। बात आती है कि एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा रीडिलीवरी के? जो सामान स्टॉपेज इन ट्रांजिट हुआ और सामान वापस जा रहा है, कौन भेजेगा? ऑब्वियस, सेलर। सेलर, ये पॉइंट याद रखना, प्री में आ सकता है। एक्सपेंसेस ऑफ रीडिलीवरी कौन बियर करेगा? सर, सेलर। आप ये बोल दो कि गलती तो बायर की, बायर की गलती होगी, कानून कह रहा है होगी। वो जब ये सेलर और बायर आपस में केस करेंगे ना कॉस्ट वगैरह को लेकर, वो होगा। यहाँ बात चल रही है कि कोरियर वाले को कौन देगा रीडिलीवरी के पैसे, जब वो वापस भेज रहा है सामान कोरियर वाले को। यहाँ हम ये नहीं कह रहे सेलर जो खर्चा हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है सेलर का, वो कौन देगा, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि भाई स्टॉप हो गया, स्टॉप होने के बाद आप ये कह रहे हो कि कोरियर वाला वापस भेजेगा, भेजेगा, वो जो वापस भेज रहा है उसका खर्चा कौन देगा? अब बायर तो देगा नहीं, क्योंकि बायर तो वैसे दिवालिया घोषित हो चुका है इसमें। स्टॉपेज इन ट्रांजिट बचा कौन? सेलर। सेलर देगा कोरियर वाले को खर्चा, एक्सपेंसेस ऑफ रीडिलीवरी। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का? हाँ जी, कोई भी डाउट किसी भी तरह का? लिखना है, लिखवा दूं? चलो अब इसमें लिख लो, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट हेडिंग डाली हुई है ना अपने ने। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब यूज हो सकता है, ये अपने लिख लिया ना। फिर अच्छा, हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी मेड, ये लिख लिया ना। इसमें ब्रैकेट में डालो सेक्शन 52, सेक्शन 52, सेक्शन 52। इसमें लिखो द अनपेड सेलर, द अनपेड सेलर में, द अनपेड सेलर में exercise his right of stoppage in transit, may exercise his right of stoppage in transit by following number 1, by taking actual possession of goods, by taking actual possession of goods, number 1, by taking actual possession of goods, number 2, by giving notice to the carrier, by giving notice to the carrier, by giving, number 2, ठीक है, number 2 है ये। नंबर 1 बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन, नंबर 2 बाय गिविंग नोटिस टू द कैरियर। ठीक है, अब इसके अंदर लिख लो, नोटिस वाले के अंदर, द नोटिस कैन बी गिवन, द नोटिस में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, द नोटिस में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। नोटिस जो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। बायर को नहीं, कोरियर वाले को नोटिस जो है, एक तो बोल के हो गया, एक होता है कि जाके उससे उसी से उसको कुछ भी कंडक्ट से भी हो सकता है। एक दूसरा इसमें नोटिस में लिखना है, नोटिस में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, उसमें और लिखिए आगे, उसके में और लिखिए, नोटिस मस्ट बी गिवन इन सफिशिएंट टाइम, must be given in sufficient time to enable the carrier to prevent delivery to buyer. The notice must be given in sufficient time to enable the carrier or his agent to stop या फिर to prevent delivery to buyer. हाँ, to prevent or stop delivery to buyer. तो नोटिस को लेकर दो ही बातें, नोटिस कैसे भी दे सकते हो और नोटिस सफिशिएंट टाइम आप दोगे उसको। ऐसे नहीं कि बाद में बोल रहे हो कि मैंने तो नोटिस दो, इसका मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या नोटिस दे दिया और बाद में सामान मान लो
स्टॉपेज अभी नोटिस दिया तो उसी के बाद कैरियर वाला लायबल हो जाएगा? नहीं, ये चीजें देखी जाएंगी कि क्या नोटिस सफिशिएंट टाइम में दिया, क्या कैरियर वाले के पास इतना टाइम था कि वो सामान रोक सकता था। आप 5 मिनट पहले, सामान डिलीवर होने से 5 मिनट पहले नोटिस दे रहे हो और इतने में तो वो कैरियर कोरियर पार्टनर से बात ही ना कर पाए, तो वो नहीं माना जाए, फिर वहां पर कैरियर पार्टनर लायबल नहीं। हाँ, अगर उसने सफिशिएंट टाइम पे नोटिस दिया है फिर भी कैरियर पार्टनर डिलीवर कर दे रहा है तब वो लायबल होगा। कोई भी डाउट इस बात के अंदर? ठीक है, अब इसमें आगे लिख लो। पैरा चेंज करके लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना लिख लेना, एक लाइन लिख लेना। दी ठीक है, the expenses of redelivery, the expenses of redelivery of goods, the expenses of redelivery of goods borne, borne, borne by carrier shall be paid by seller. The expenses of redelivery of goods borne by carrier shall be paid by seller, मतलब जो खर्चा होगा ना कोरियर वाले का सेलर को सामान वापस भेजने का, वो सेलर इनकर करेगा। हालांकि कोई इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बट आप अपने को डाउट हो सकता है कि वहां पे अपना दिमाग ये चल जाए कि नहीं यार बायर की गलती है, तो वो बायर की गलती बायर और सेलर के रिलेशन की बात में है। कैरियर वाले को बायर से कोई लेना देना नहीं है। जो कोरियर वाला है वो तो क्या करेगा, वो सेलर से पूछेगा कि भैया कौन देगा खर्चा वापस भेजने का, सेलर बोलेगा मैं दूंगा यार, सामान भेजो मेरे को, तो सेलर पे। ठीक है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अब इसमें एक वो लिख लो, मैं लिखवाना भूल गया था ना, व्हाट इज स्टॉपेज इन ट्रांजिट, हेडिंग डाल दो। डिफाइन define the unpaid seller's right of stoppage in transit. Define the unpaid seller's right of stoppage in transit. डिफाइन तो वैसे कहीं नहीं है, अपने वैसे लिख लेते हैं। It is the right, it is the right of, it is the right of unpaid seller, it is the right of unpaid seller to take back the possession of goods, to take back the possession of goods if conditions, या if following conditions are fulfilled, if following conditions are fulfilled। following conditions कौन सी, जो अपने ने सेक्शन 51 में लिखी, वो जो 4 पॉइंट है ना, बस वो यहाँ लिख देना। if following conditions are fulfilled, seller is not in possession, buyer becomes insolvent, goods are in transit, transit does not end, वो हो गया राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। हाँ ठीक है, नहीं 50 वाला, सॉरी 51 गलत बोल गया, 50 वाला, सॉरी माय मिस्टेक, सेक्शन 50 वाला ना, वो 4 पॉइंट, हाँ वो 4 पॉइंट इसमें, वो बिल्कुल वो 4 पॉइंट इसमें लिख देना। अब आ जाओ भैया, एक छोटा सा सेक्शन एग्जांपल है, आप लोग वो एग्जांपल बता देना, अपने मान लेंगे आपको टॉपिक आता है। सेलर है, ये बायर है। सेलर बायर को सामान भेजता है ट्रेन से। ठीक है, सामान जो है, मान लो ये सामान है, ठीक है, ये सामान रेलवे स्टेशन पे आता है। रेलवे स्टेशन पे आने के बाद जब रेलवे स्टेशन पे आ जाता है और बायर जो है उस सामान को अपने ट्रक में लोड कर लेता है। ठीक है, जो भी उसका ट्रक है ऐसा करके, ठीक है, ट्रक में वो लोड कर लेता है। ठीक है, अब कहानी ये होती है, रेलवे स्टेशन पे आ गया सामान, रेलवे स्टेशन से फिर बायर ने उठा लिया, अपने ट्रक में लोड कर लिया। ठीक है, अब होता क्या है कि जब वो सामान को ट्रक में लोड कर चुका होता है, तब जो है सेलर को पता लगता है कि बायर इंसॉल्वेंट है, बायर दिवालिया घोषित हो चुका है, और वो अब सामान को रोकना चाहता है। क्या वो सामान रोक सकता है? क्या वो सामान रोक सकता है? लोड हुआ है पूरी तरह से, और या उसके पास खड़ा है, तो सामान लोड होने से पहले अगर पता चल गया दिवालिया, तो फिर वो सामान बन दिया है। इतना नहीं होता इसमें, ऐसे नहीं होता कि ये होगा तो वो होगा।
उसने एग्जाम्पल बोला है कि भैया सेलर ने बायर को सामान ट्रेन से भेजा है, सामान रेलवे स्टेशन पे आता है, रेलवे स्टेशन पे आने के बाद बायर उस सामान को अपने ट्रक में लोड कर चुका है। ट्रक भले ही रेलवे स्टेशन पे ही खड़ा है, पार्किंग में खड़ा है, मान लो वो लोड कर चुका है। अब वो जो है उसको पता लगता है कि बायर तो दिवालिया है और वो सामान को रोकना चाहता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करना चाहता है। वो रेलवे वालों को बोलता है कि यार वो सामान रोक दो, आप सामान उससे वापस लेकर आओ। बताओ हो सकता है क्या? बाकी लोग हाँ, आप ये कह रहे हो कि नहीं रोक सकता, ठीक है। क्या ग्राउंड कह रहे हो कि आप इसमें क्या हो गया है? बायर की पोजेशन में आ चुका है, बायर की पोजेशन में आ चुका है, तो बायर की पोजेशन में आ चुका है तो राइट ऑफ स्टॉपेज नहीं रहेगा। राइट ऑफ लीन यूज कर सकता है क्या? राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन यूज कर सकता है? क्यों? बताइए बताइए क्यों? पोजेशन में नहीं, फिर वो करेगा क्या? कुछ ऐसा जो आपको लगता है यार वो कर सकता है, कुछ भी। केस ही कर सकता है, ये हम अगली क्लास में करेंगे, जिसमें अपने पढ़ेंगे कि क्या क्या केसेस फाइल कर सकता है। सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये अपना होगा टॉपिक अगले में, अगला जो क्लास होगी। और आई थिंक अगली या फिर उससे अगली क्लास हो सकता है कोई आधे घंटे की और हो, तो 2 क्लासेस में अपने सो का खत्म कर देंगे। तो आप लोग अब 4 तारीख के टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ। टेस्ट आपका प्री और मेंस दोनों होगा। एज यूजुअल मेंस का टेस्ट देना कंपलसरी है, प्री का टेस्ट आप चाहे अगले दिन दे देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेंस का टेस्ट आपके लिए कंपलसरी है, वो आपको लिखना ही पड़ेगा। और रूल सिंपल सा होगा टेस्ट का कि आपका टेस्ट मान लो 4 तारीख का संडे है, आपका टेस्ट सुबह 10 बजे अपलोड होगा, तो मान लो जितने भी घंटे का वो टेस्ट होगा आपको उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। भाई आप लिखोगे, स्कैन करोगे, अपलोड करोगे, ये सब। ऑफलाइन वालों का तो नहीं, ऑफलाइन वालों जितना टाइम है उतना ही टाइम रहेगा। ऑनलाइन वालों के लिए जितना आपका टाइम होगा टेस्ट का उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा। मान लो अगर टेस्ट 2 घंटे का बनता है तो आपको 3 घंटे दिए जाएंगे कि टेस्ट 10 बजे अपलोड हो रहा है, 3 घंटे के अंदर अंदर आप लोग इसको सबमिट करोगे। ये आपका सिस्टम रहेगा, ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। सोगा का टेस्ट आपका 4 तारीख का है। हाँ, जो मेंस की टेस्ट सीरीज वाले टेस्ट देना चाहते हैं वो तो आप साथ साथ दे सकते हो, बट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो है वो ये होगा। हाँ जी भाई, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास ये वाली अपनी तरफ से खत्म है। पूछना है किसी को? ठीक है, तो फिर अब क्लास खत्म करते हैं। 12:30 1 बजे अपने कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास पढ़ेंगे आज। ठीक है, आज वाला टॉपिक थोड़ा मेंस वाला टॉपिक होगा, बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल में क्या डिफरेंस है, इन सब चीजों का होगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर अब क्लास खत्म करते हैं। आधे घंटे बाद आपकी नेक्स्ट क्लास होगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई डाउट रहे, कुछ भी रहे तो आप लोग पूछ लेना। पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मतलब अपने ऐसे चलाएंगे कि जैसे सोगा है, ठीक है, तो सोगा न्यू लॉ है, उसकी जगह रिप्लेस भी अपने न्यू लॉ को ही करेंगे। जैसे पार्टनरशिप हो गया, फिर पार्टनरशिप की जगह कोई भी नया लॉ देख लेंगे। मतलब अपने पहले वो सब्जेक्ट खत्म करेंगे जिनमें टाइम लगता है माइनर में, और जो थोड़े ऐसे हैं कि जिसमें अपने को कॉन्सेप्ट और इलस्ट्रेशन वगैरह अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे सोगा हो गया, पार्टनरशिप हो गया, अगर हो पाया तो सोगा पार्टनरशिप, उसके बाद कौन सा, एनआईए हो गया, है ना। एनआईए हो गया, एनआईए के अंदर भी चलो पहले तो अपने जितना पढ़ चुके, देखो पिछला वाला जो है ना, जैसे आप में से कई लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो, तो पिछले वाला पेपर का लेवल नहीं आना था, ये हम कह सकते थे। रीजन बीइंग इज टाइम कम था। पेपर बनाने वाले को भी पता है कि भैया अभी सिलेबस चेंज हुआ है और बच्चे को 6 महीने में पेपर देना है, मतलब तीन, मान लो 3-4 महीने में देना है। तो उसको भी ये बात पता थी कि बहुत टफ किया तो बच्चों को कुछ नहीं आएगा।
पर अब उसको पता है कि यार सिलेबस चेंज हुआ, कम से कम 1 साल 1.25 साल हो चुका है, अब तो आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब अपने बोले कि भाई एनआईए बहुत सिंपल आएगा, सोगा बहुत सिंपल आएगा, पार्टनरशिप बहुत सिंपल आएगा, तो वो तो अपने बहुत बड़ा रिस्क लेंगे। अगर पेपर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो हम तो बाहर हो जाएंगे। तो अब अपने जैसे सोगा, पार्टनरशिप, एनआईए, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है, ये 4-5 सब्जेक्ट है। और भी कोई एक आधा होगा तो मैं देख लूंगा, मेरे को याद नहीं आ रहा नए में अगर कुछ जुड़ा है तो कोई ऐसा। हाँ हाँ हाँ। स्पीड अप तो नहीं, स्पीड अप नहीं, सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे अपने। जैसे 1 तारीख को मान लो शाम को सीपीसी की क्लास ऐड हो जाएगी, एक माइनर और ऐड हो जाएगा, ठीक है। सुबह जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन वैसे देखा जाए तो ये मतलब यूनियन ही है, स्टेट में तो सब कुछ रिपीट होगा तो कोई ज़्यादा समय लगेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद तो कुछ है नहीं, उसके बाद तो मान लो 245 से 255 वाला एरिया आपको पढ़ना है, फिर कुछ नहीं पढ़ना। फिर तो इम्पोर्टेंट जैसे इंटरस्टेट काउंसिल देख लिया, जीएसटी काउंसिल देख लिया, मतलब उसके बाद क्या है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ बेरेक्ट से बाहर है। तो थोड़ा बहुत है जो उसमें पढ़ना है, तो हार्डली है कि भाई अगर अपने बहुत आराम से भी चलेंगे तो 20 जनवरी तक कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। फिर उस हाँ, फिर उसके बाद अपने चालू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की जगह बीएनएसएस। हाँ, रीजन बीइंग इज कि बीएनएसएस में क्या होता है ना, वैसे चलो बीएनएसएस वैसे तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बीएनएसएस में बात ये है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हमको केस फ्लोज पता होने चाहिए। जैसे अगर अपने स्टार्टिंग से चालू करें तो भाई अरेस्ट के पता होने चाहिए, उसके बाद बात करें तो भाई मेंटेनेंस के पता होने चाहिए, बहुत सिलेक्टिव टॉपिक है, एफआईआर के पता होने चाहिए, ये है। बट जो है उसके बारे में अपने को, बाकी तो बेर एक्ट है, बाकी तो मैं आपको ऐसे बोलूँ ना कि इधर उधर कुछ नहीं, फालतू का वो वेस्टेज ऑफ टाइम है अपने लिए। तो ठीक है, अपने बात कर लेंगे बट लिखेंगे नहीं उनको, जितना हो गया। जो कुछ एरिया है जैसे मान लो अरेस्ट है, तो अरेस्ट में मान लो भाई सत्येंद्र अंतिल का केस लो अपने को पता होना चाहिए, वो अपने से प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में कहीं भी पूछ सकते हैं। फिर मान लो मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस में जो 2-3 केस लो है वो सब पता होने चाहिए, जो लीडिंग केस लो हैं, कि भाई कौन से में ऐसे कहा गया कि भाई जो फीमेल है वो भी अपने माता पिता को मेंटेनेंस देने के लिए लायबल है, या मुस्लिम में भी लगता है, वो सब चीजें हो गई। तो ऐसे करके अपने टॉपिक वाइज चलेंगे। अब ठीक है, तो ये रहेगा। तो बीएनएसएस भी मान के चलना, उसमें जैन फेब फेब अपने पूरा निकाल देंगे, ठीक है। बीएनएसएस में इधर से मान लो सीपीसी तब तक खत्म हो जाएगी, फिर तो कुछ सब्जेक्ट रहा नहीं। अगर मैं आपको मेजर लॉ की बात करूँ, फिर मेजर लॉ इतने बड़े हैं नहीं, भारतीय न्याय संहिता छोटा है, साक्ष्य अधिनियम भी छोटा है, चाहे अपने कितना भी भाग लें उसमें। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में भी कुछ इतना बड़ा है, मैं ऐसा कुछ नहीं है। मेन तो टीपीए अपने ऐसा करेंगे फिर, लाइक जैसे अपने जो साथ साथ माइनर लॉ चलते रहेंगे ना, इसी के अंदर कोई टीपीए घुसा देंगे अपने, या तो माइनर में घुसा देंगे, नहीं तो फिर सीपीसी के बाद कर लेंगे, ऐसा कुछ देखेंगे, है ना। मतलब अभी अपने पहले वही सब्जेक्ट करेंगे जिनमें बेरेक्ट से बाहर पढ़ने की जरूरत है। लाइक मान लो राजस्थान एक्साइज है, राजस्थान लैंड रेवेन्यू है, राजस्थान रेंट कंट्रोल है, राजस्थान कोर्ट फीस है, इनमें कुछ ऐसा नहीं है। जेजे एक्ट भी बेरेक्ट का ही है, आपको बेरेक्ट से बाहर नहीं देखना है ना। तो जेजे एक्ट में तो मैं आपको ये बोलूंगा भाई, जेजे एक्ट में तो अपने ने जो, अगर आप देखना भी चाहो तो जो रिकॉर्डेड क्लासेस है ना, अगर वो भी कर लोगे तब भी मोर देन इनफ है। मतलब वो उसको अपने को ज्यादा समय लगेगा नहीं। जेजे एक्ट में क्या है, थोड़ी ट्रिक्स उसमें देखनी पड़े, जैसे सेक्शन 2 की ट्रिक्स पता होनी चाहिए, वो सब है। बाकी कुछ ऐसा जेजे में मैं बोल दूं कि भाई अपने को ये करना, ऐसा कुछ नहीं है। मेन तो यही सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, एसआरए, लिमिटेशन, आपका बीएनएसएस, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऐसे हैं कि जिनमें अपने को थोड़ा तंग भी होते हैं और इनमें केस लॉज भी पता होने चाहिए। न्याय संहिता, साक्ष्य अधिनियम इजी है उसमें तो, क्योंकि उसमें सब सब्जेक्ट छोटे हैं, में ज्यादा समय लगता नहीं है, तो वो तो अपने बोल देते हैं मेजर है, बट कुछ मतलब हाँ, उनके बराबर तो आप ये मान लो जेजे है, जेजे हो गया, हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, ये उनके बराबर की सब्जेक्ट है ना। तो देखा जाए तो हो जाएगा, अपने को ज्यादा समय लगेगा नहीं, अप्रैल मई तक अपने लगभग सब्जेक्ट कवर कर चुके होंगे। ठीक है, ओके जी, वेलकम। ठीक है, ओके जी, ठीक है, फिर अब क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास अपने 1 बजे करेंगे।